जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में लास्ट क्लास में रामचरण सर का अभी चल रहा है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। और इसमें पिछले क्लास में हमने मौर्य काल देखा था और अब इस क्लास में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, ठीक है, और इंडो ग्रीक देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल जो आपका स्टार्ट होता है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक, ठीक है, 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। तो इसके कौन कौन से राजा इसमें हुए देखते हैं हम, कौन कौन सा वंश आया था। तो पहला हो गया सुंग वंश, फिर कन्नव वंश आता है, फिर सातवाहन आता है, फिर इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक, फिर कुषाण, और उसके बाद आपका संगम काल स्टार्ट होता है जिसमें कि चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सुंग वंश से। तो सुंग वंश आपका स्टार्ट होता है 185 से लेके 75 ईसा पूर्व तक सुंग वंश चलता है, ठीक है। तो ये बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है, बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र बुक है, तो उसके हिसाब से पुष्यमित्र सुंग ने किसको, तो बृहद्रथ को हत्या की थी। वो अंतिम मौर्य राजा था, ठीक है। अब हम देखते हैं पुष्यमित्र सुंग के बारे में। जब पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ का हत्या कर लेता है तो वहां से सुंग वंश का स्थापना होता है। तो बौद्ध साहित्य के हिसाब से पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है और बौद्ध साहित्य के हिसाब से ये बताया गया कि 84,000 जो स्तूप है उसको तुड़वा दिया था पुष्यमित्र सुंग। और पाटलिपुत्र को कुकटारा कुक्कटराम बिहार को तोड़ने में असफल प्रयास किया, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र के जो कुकटारा है बिहार, ठीक है, तो कुकटारा बिहार को तोड़ने में असफल प्रयास किया, ये नहीं तोड़ पाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। जो पुष्यमित्र सुंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो पुष्यमित्र सुंग ने करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित की बात करें तो पतंजलि हो गए। पतंजलि की पुस्तक है योग दर्शन, योग शास्त्र, ठीक है। तीसरा उस समय पाणिनि का अष्टाध्यायी पर टीका था महाभाष्य, ये भी उसी समय। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किससे मिलती है, तो हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है और कालिदास जी का जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, उससे मिलती है। तो सुंग वंश के शासक इंडो ग्रीक ने भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। तो सुंग वंश का जो शासक था इंडो ग्रीक ने भारत पर आक्रमण किया था सुंग वंश के समय ही, ठीक। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है और गार्गी संहिता से मिलती है। 3 जगह से जानकारी मिलती है कि सुंग वंश के समय इंडो ग्रीक आक्रमण किए थे। किस किस से, तो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, ये ड्रामा है, तो ये नाटक है, तो इससे मिलती है। और पतंजलि का महाभाष्य हो गया और गार्गी संहिता से मिलती है। गार्गी संहिता आपका ज्योतिष से रिलेटेड पुस्तक है। अब देखते हैं दूसरा भागभद्र, ये कितना नंबर का था, तो सुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र। इसने क्या किया था, तो इसके दरबार में यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था, तो पुष्यमित्र सुंग के भागभद्र शासक के दरबार में आया था। और इसने भागवत धर्म एक्सेप्ट किया था और विदिशा के बेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था, ठीक है। एमपी का जो विदिशा है उसके बेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। अभी लास्ट हम देखते हैं देवभूति। देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या किसने की, वासुदेव ने की थी, जिसने इसकी हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना की, ठीक है। और देवभूति का अगर हम बात करें, देवभूति नहीं मतलब सुंग वंश की अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी थी विदिशा। अब कन्नव वंश स्टार्ट हो जाता है यहाँ से देवभूति की हत्या करके। तो 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल चलता है। इसके संस्थापक थे वासुदेव कन्नव। सुशर्मा ये अंतिम शासक था कन्नव वंश का, इसने कोई खास काम नहीं किया है। तो संस्थापक इसके वासुदेव कन्नव और अंतिम कौन है, तो सुशर्मा। अब सातवाहन वंश का देखते हैं, तो लगभग 300 वर्ष तक ये शासन किया था सातवाहन। इसके संस्थापक थे शिमुक्त। फिर सतकर्णी प्रथम क्या है, तो इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था, तो सतकर्णी प्रथम। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नानाघाट आपका महाराष्ट्र में है, नानाघाट अभिलेख। तो ये आपका उससे प्रसिद्ध शासक थे सतकर्णी प्रथम और इसकी जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाल इसका 17वां शासक था, ठीक है। हाल था वो सातवाहन वंश का 17वां शासक था और ये विद्वान था काफ़ी। इसकी पुस्तक कौन सी है, तो हाल की पुस्तक है गाथा सप्तशती और इसमें लगभग 700 प्रेम कहानियां हैं। तो दरबारी विद्वान की अगर हम बात करें तो पहला नंबर पे आपका आता है सातवाहन में सर्ववर्मन। ये क्या था, तो इसे
कातंत्र, और विषय इसका क्या था, व्याकरण। अच्छा, इसका बुक है कातंत्र, और इसका विषय मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो व्याकरण से रिलेटेड है, कातंत्र। ओके, सर्ववर्मन के द्वारा लिखा गया। अब दूसरा हो गया गुणाढ्य, तो ये बृहत कथा लिखा था, ठीक है। गुणाढ्य की जो बृहत कथा है, तो उस पे क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा चरित सागर की रचना की। देखिए, गुणाढ्य लिखा था बृहत कथा, और इसी के ऊपर जो है क्षेमेंद्र ने क्या लिखा, बृहत कथा मंजरी, और सोमदेव ने कथा चरित सागर की रचना की, याद रखिएगा। अब हाल की बात करें तो हाल का जो सेनापति था वो विजाले ने श्रीलंका पे आक्रमण किया, और हाल ने क्या किया कि उसके विजाले को जो है श्रीलंका पे आक्रमण करता है, फिर वहां हरा देता है श्रीलंका के राजा को, और उसकी राजकुमारी से वो विवाह कर लेता है, नाम था लीलावती। अब गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करें तो ये 23वां एवं सबसे महान शासक है, ठीक है। ये 23rd नंबर का है और सबसे महान शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसकी उपलब्धियां हम बात करें तो इसे कहा गया है अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, वेणु कटक, त्रिसमुद्र तोय पित्तवाहन, इतना नाम है। देखिए, अद्वितीय ब्राह्मण, आगमन निलय, वेणु कटक, त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, ये है इसका नाम, ठीक है। अब बात करें कि इसने क्या क्या किया था, तो ये वैदिक मार्ग और वन व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। वैदिक मार्ग और वन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का श्रेय जा रहा है सातवाहन वंश के सतकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। इसके घोड़े जो है 3 समुद्र का पानी पीते थे। देखिए, इसका जो घोड़ा था 3 समुद्र का पानी पीता था। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया और उसके सिक्कों पे अपना नाम लिखाया था। शक शासक किसको पराजित किया था, तो नहपान को, और उसके सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया था। ये क्या किया था कि नासिक बौद्ध संघ को जो है अजकाल के गांव और कार्ले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट दे दिए थे, 2 भेंट दिए, ठीक है। नासिक बौद्ध संघ को क्या, कौन सा गांव दिया था, तो अजकाल के गांव, और कार्ले बौद्ध संघ को जो है करजक गांव भेंट दिए थे, महाराष्ट्र का करजक। तो ये आपका जो है इसको भेंट दिए थे। इसने बेनुकटक नामक शहर बसाया था, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो है बेनुकटक नामक शहर बसाया था। अब देखते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये 24वां नंबर का था, है ना। हमने देखा गौतमीपुत्र 23वां नंबर का था और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो है 24वां नंबर शासक था। तो इसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है, ठीक है। पुलमावी को पुलोमा कहा गया है पुराणों में। ये पृथक शासक था जिसने अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में मिलने वाला अभिलेख जो है ये पहला शासक है जिसका अभिलेख आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है। अभिलेख में इसको दक्षिणापथेश्वर कहते हैं, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को जो है दक्षिणापथेश्वर कहते हैं। शक शासक रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ है। ये रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। रुद्रदामन की पुत्री से फिर वो विवाह किया और इसने नवनगर नामक शहर बसाया। ये देखिए, ये बेनुकटक नामक जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी शहर बसाया, और इसने जो है किसने, नवनगर नामक शहर बसाया। इसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। अब यज्ञश्री सतकर्णी, तो ये इसका अंतिम प्रसिद्ध शासक था, यज्ञश्री सतकर्णी। और ये सिक्कों पे जहाज का चित्र बनाने वाला यही शासक था, यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। सतवाहन वंश की विशेषताएं देखते हैं तो ये मातृ सत्तात्मक समाज था, क्योंकि नाम के आगे माता का गोत्र लगता था। ये प्राकृत भाषा का यहाँ पे जो है कौन सा भाषा बोला जाता था सातवाहन में, तो प्राकृत भाषा बोला जाता था। पुराण में इसको जो है आंध्रभृत कहा गया है। किसको, तो सातवाहन वंश को आंध्रभृत कहा गया है। इसने सीसे या पोटिन कहते हैं उसके सिक्के चलवाए थे, ठीक है। सीसे या पोटिन के सिक्के चलवाए। तो सबसे पहले बात करें तो ब्राह्मणों को भूमि का जो दान देने वाला यही, ठीक है। सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि जो है दान में दिया था। सामंती प्रथा का यहाँ आरंभ हो जाता है 5, ठीक है। राजधानी की बात करें तो ये प्रतिष्ठान है यानी पैटर्न। अब हम बात करेंगे इंडो ग्रीक, ठीक है। तो इंडो ग्रीक में दो शाखा थी। सबसे पुराना शाखा जो डेमेट्रियस जिसके संस्थापक थे, और दूसरा शाखा जो था ये उसका था यूक्रेटाइडस, ये संस्थापक था। अब इसकी राजधानी कहाँ थी डेमेट्रियस का, तो डेमेट्रियस का आपका जो है शाकल श्यालकोट राजधानी थी, और यूक्रेटाइडस का जो है तक्षशिला राजधानी थी। अब इसका जो डेमेट्रियस का जो अगला शासक होता है मिनांडर, फेमस शासक, तो ये जिसको मिलिंद कहते हैं। तो ये क्या किया था कि नागसेन जो बौद्ध भिक्षु के साथ जो वार्तालाप किया था, और उसी पे जो है वो बुक लिखा था मिलिंद पन्हो, जिसका सब्जेक्ट क्या था, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध दर्शन से रिलेटेड था।
वहीं यूक्रेटाइडस की हम बात करें जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो इसका जो दूसरा फेमस शासक हुआ था उसका नाम था एंटियोलकिडास, और इसने क्या किया था कि इसका दूत था हेलियोडोरस, और उसको भागभद्र के दरबार में भेजने वाला जो है एंटियोलकिडास था। हर्मियस क्या था, तो ये अंतिम इंडो ग्रीक शासक, हर्मियस जो है अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। अब इसका योगदान क्या क्या रहा है इंडो ग्रीक शासन का, तो पहली बात तो लेख यूज सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो अगर आपको क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था सोने के सिक्के से, तो ये आपका हो जाएगा भारत उपमहाद्वीप की बात कर रही हूँ, तो उसमें इंडो ग्रीक का नाम आता है, ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के अगर बात किया जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के जो आपका जारी किया था कुषाण वंश, और अगर हम बात करें सबसे पहले तो कुषाण वंश के बिम कटफिसस ने जारी किया था। और सबसे ज्यादा सिक्का सोना कौन सा युग में चलाया गया था, तो गुप्त काल में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इंडो ग्रीक ने जो है सोने के सिक्के चलाए थे। गार्गी संहिता के हिसाब से अगर बात करें तो भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनान का ऋणी रहेगा। गार्गी संहिता के हिसाब से कहता है कि यूनान से, दैट मीन्स कहना है कि भाई यूनान से ज्योतिष शास्त्र के लिए जो है भारत हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा, यानी यूनान से ज्योतिष शास्त्र का जो है बहुत सारा चीज लिया गया है। तो सप्ताह का प्रचलन भी आपका यही इंडो ग्रीक शासक से ही स्टार्ट होता है। सप्ताह भारतीय नाटकों का प्रभाव पड़ा इसमें। रंगमंच की बात करें, स्टेज पे जो है पर्दे को यवनिका कहा जाता है, ठीक है। रंगमंच के जो पर्दे हैं उनको यवनिका कहा जाता है। और यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए। यूनानी को क्या हुआ भारत से फायदा, तो वो भारतीय मसाला से परिचित हुआ। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। अब हम देखते हैं शक, ठीक है। तो शक जो है मध्य की बर्बर जाति थी, बहुत ही ज्यादा डेंजरस जाति थी ये शक। तो यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया था, ठीक है। चीनी साहित्य में शकों को सई सईवांग कहा जाता है। चीनी साहित्य में शकों को सई सईवांग कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता है, तो सीथियन कहा जाता है। भारतीय साहित्य में बात करें तो सीथियन कहा जाता है। डोरियस के नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है उसमें शकों का उल्लेख मिलता है आपका डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख में। शकों को देखते भारत में केंद्र कहाँ कहाँ रहे, तो तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन, ठीक है। तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो रुद्रदामन था, ठीक है। इसने वशिष्ठ पुत्री पुलमावी को 2 बार, हमने पीछे ही देखा था कि जो सातवाहन वंश के थे 24 क्या नाम था, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को जो है 2 बार ये पराजित किया था, कौन, रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इसके हिसाब से सुदर्शन झील का निर्माण जो है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख का आपका कौन करवाया था निर्माण, तो ये रुद्रदामन है, ठीक है। तो रुद्रदामन में का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण की बात करवाई गई है कि इसने जो है जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जो है रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख जो कौन से भाषा में, तो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख पूछा जाए तो वो आ जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़। तो शकों ने जो है चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। चांदी के सिक्के जो है शकों की विशेषता थी। ये रुद्र सिंह थर्ड जो है अंतिम शक शासक था। अब कुषाण वंश यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये मध्य का जो है यूची कबीले से था और इसकी शाखा थी कुई सुआंग। कुजुल कटफिसस इसका संस्थापक और इसे प्रथम कटफिसस कहा जाता है। बिम कटफिसस की बात करें तो ये दूसरा कटफिसस है। ये भगवान शिव का जो है अनुयायी था और इसको उपाधि मिली थी महेश्वर का। और इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं और इसने शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे बिम कटफिसस ने। अब यहाँ से आ जाता है कनिष्क। तो ये सबसे महान शासक था। इसका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में और ये शक संवत उसी साल से जो है जिस साल से इसका राज्याभिषेक होता है स्टार्ट हो जाता है। तो आरंभ यही करवाया था। राजधानी इसकी बात करें तो पहला राजधानी था पुरुषपुर या पेशावर और दूसरा था मथुरा। कलहन का जो राज तरंगनी है उसके हिसाब से कि कश्मीर पे ये आक्रमण किया और वहां पे कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। पाटलिपुत्र पर ये आक्रमण करता है और पाटलिपुत्र से जो क्या क्या लेके जाता है तो ये पटना से जो है पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र ले लेता है, एक अनोखा मुर्गा लेता है और अश्वघोष उसको जो है वहीं मिलते हैं पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो अश्वघोष की अगर हम पुस्तक की बात करें तो बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दूसरा उनका पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण, तीसरा है सौंदरानंद, चौथा है सूत्रालंकार
नागार्जुन और चरक संहिता, जो चरक हो गए इसके दरबार में थे। पुस्तक था माध्यमिक कार्य का, ठीक है, ये पुस्तक था। चरक जो है चरक संहिता लिखे थे, ये कनिष्क के दरबार में थे, नागार्जुन और जो हो गए चरक। सुश्रुत जो है इसका समकालीन था, ठीक है, सुश्रुत जो है इसके समकालीन थे, उसका सुश्रुत का पुस्तक है सुश्रुत संहिता। और ये क्या था, तो शल्य चिकित्सक था, ऑपरेशन करता था, ठीक है, डॉक्टर था कहा जाए अगर तो कनिष्क ने मध्य पर जो है अधिकार कर लिया और भारत का जो रेशम मार्ग था उस पर अधिकार कर लेता है। तो उस हिसाब से वो जो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से जो है मौर्योत्तर काल भारत का स्वर्ण काल था। किसके हिसाब से, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से। कनिष्क जो है चीनी सेना को पराजित करता है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पान चाओ। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि चीनी सेना को जब कनिष्क ने पराजित किया था तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पान चाओ। तो सैनिकों ने जो है कनिष्क की हत्या कर दी थी और कनिष्क जो है महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है। और बौद्ध संगीति का ये चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन करता है, जहाँ हीनयान और महायान 2 शाखा में बढ़ जाती है। तो ये कनिष्क जो है महायान शाखा का था। अब हु विष्क देखते तो ये भगवान विष्णु को मानता था, विष्णु का अनुयायी था। और कुषाणों का अगर विशेषता देखें तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सिक्कों को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सिक्के की बात करें कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था आपका इंडो ग्रीक यूनानियों ने, ठीक है। और दूसरा चीज हो गया कि सोने के सिक्के किसने जारी शुद्ध हो गया, सोने के सिक्के। अब हम बात करते हैं शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण वंश के बिम कडफिसस ने जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अगर हम बात करें चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलवाए, तो चांदी के सबसे ज्यादा सिक्के जो है शकों ने चलवाए थे। शीशों के सिक्के की बात करें तो शीशों के सिक्के सातवाहन वंश ने चलवाए। और गुप्त काल में आप देखिएगा कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्कों का जो प्रचलन किया गया। तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि कुषाण शासक जो है मंदिर में अपना मूर्ति स्थापित करवाते थे। तीसरा हो गया कि सिला हुआ कपड़ा का यहीं से प्रचलन स्टार्ट हो जाता है, चमड़े के जूतों का प्रयोग हो जाता है, घोड़े के लगाम लगाना यहीं से शुरुआत होता है। कुषाण शासक जो देवपुत्र और देवप्रिय उपाधि धारण करते, 2 उपाधियां वो धारण करते थे ज्यादातर, देवपुत्र या देवप्रिय। अब मौर्योत्तर कालीन का व्यापार वाणिज्य देखे तो इसको व्यापार वाणिज्य का स्वर्ण काल था। रीजन क्या था कि रेशम रूट, सिल्क रूट हो गया या रेशम मार्ग पर जो है कंट्रोल था। दूसरा है कि रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था और भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था। यहाँ से आपका जो है मुद्रा प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम यहाँ से विकसित होती है, डेवलप होती है और दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार होने लगता है, ठीक है। दक्षिण भारत में उस समय संगम काल चल रहा था। अरिकामेडु से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं, पांडिचेरी का है अरिकामेडु, तो वहां से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो 46 ईस्वी में जो है हिप्पालस ने व्यापारिक पवनों की खोज की थी। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 46 ईस्वी में जो व्यापारिक पवनें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसकी खोज हिप्पालस ने की थी। अब मौर्योत्तर कालीन कला की हम बात करें तो मौर्योत्तर काल के विभिन्न मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ। मूर्तियों के निर्माण में अगर हम बात करें तो ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसमें जो उस मूर्ति में जो है सुंदरता और जो टेक्निक था वो नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो आपको मिलता है मौर्योत्तर कालीन कला में आकर के। मौर्योत्तर काल में रोमन, ग्रीक, पारसी का प्रभाव बढ़ा। कुषाण, सातवाहन शासकों ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया। 3 शैलियां विकसित हुई। देखिए कुषाण वंश में जो है आपका 2 शैली सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली। अगर हम गांधार शैली की बात करें तो इस शैली को कुषाण शासकों का सबसे ज्यादा जो है इसको संरक्षण प्राप्त था। और इस शैली में बात करें तो ग्रीक, रोमन, फारसी ये तीनों प्रभाव दिखते हैं, ग्रीक, रोमन और फारसी, और इसे विदेशी शैली या ग्रीक शैली भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां जो है आपका गांधार शैली में सबसे ज्यादा बनी। भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया गया है। किसको? अपोलो के समान यूनानी देवता, अपोलो के समान भगवान बुद्ध को बताया गया है। और मूर्ति को जो शारीरिक संरचना पर विशेष बल दिया गया है आपका इसी में कुषाण वंश के समय। भगवान बुद्ध को बलिष्ठ और घुंघरेले बालों में बताया गया है। बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां खड़ी अवस्था में हैं कुषाण वंश के समय में। यह यथार्थवादी एवं भौतिकवादी मूर्ति कला शैली है। कौन सा है? तो यथार्थवादी है और भौतिकवादी। मूर्तियों पर कपड़े का जो है अंकन किया गया है। प्रमुख केंद्र इसके कौन कौन? तक्षशिला, बामियान और भीमरान, ठीक है। प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, बामियान और भीमरान। तो मथुरा मूर्ति कला दूसरा हम देखते हैं कि मथुरा मूर्ति कला शैली, तो ये जो है स्वदेशी मूर्ति कला शैली इसको कहा जाता है। और ये राजकीय संरक्षण इसको प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ, ठीक है। राजकीय संरक्षण जरूर प्राप्त था,
लेकिन गांधार की तरह नहीं, और इसका जो विकास है वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित, तीनों धर्म से संबंधित जो मथुरा शैली है उसमें मूर्तियां बनती थी, और भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में ही निर्मित है। ठीक है, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति जो आपकी बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, और ये आध्यात्मिक मूर्ति कला शैली, इसमें भगवान बुद्ध को दुबला पतला दिखाया गया लेकिन चेहरे पे बहुत अधिक तेज दिखाया गया। अधिकतर मूर्तियां बात करें तो पद्मासन अवस्था में है, और इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। इसके प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो इसका है मथुरा, सारनाथ, सांची। अब तीसरा जो शैली है उतना फेमस नहीं हो पाया, वो अमरावती शैली था। ठीक है, और इसमें जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वास्तविक विकास लोक कला के रूप में इसको हुआ है। ठीक है, इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू, गैर धार्मिक मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। तो सातवाहन वंशों शासकों ने जो है किसका संरक्षण दिया था, तो अमरावती शैली को दिया था। इसमें संगमरमर का यूज हुआ था अमरावती शैली में। इसके प्रमुख केंद्र थे अमरावती, घंटसाल, नागार्जुन कोंडा। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।